जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 3 द विंड पोएम है। इसकी हम पैराफ्रेजिंग और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन या फिर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि पहले पैराफ्रेजिंग होती थी, अब पैराफ्रेजिंग से हट के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ज़रा उसको देखते हैं। और बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस पे वीडियो बना दें। तो शुरू करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पैराफ्रेजिंग कहते किसको है। ये मेरी कोशिश होगी कि मैं हर वीडियो के शुरू में बताऊं पैराफ्रेजिंग वाली जो भी वीडियो हो, ताकि अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको पता चल जाए। तो व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग, एक बात याद रखें, हमारे पास एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन होती है, समराइजेशन होती है या समरी होती है। इसी तरह हमारे पास क्या होती है, पैराफ्रेजिंग होती है। जिस तरह हमारे पास समरी में हमने उसी चीज़ का 1/3 लिखना होता है कि अगर आपको 100 वर्ड्स दिए हुए हैं तो आपने उसके 33 अराउंड वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, समरी। इसी तरह एक्सप्लेनेशन होती है, उसी चीज़ को आपने क्या करना होता है, उसमें चीज़ें ऐड करके अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना होता है। तो बिल्कुल पैराफ्रेज़ एक दरमियानी चीज़ है, ना तो आपने इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, ना चीज़ें इसमें मज़ीद लिखनी है और ना इसकी चीज़ें कम करनी है। पैराफ्रेज़ का मतलब क्या होता है कि वही चीज़ जो दी गई है वो आपने अपने अल्फाज में लिखनी है। पहले उसे समझना है, फिर उसे अपने अल्फाज में लिखना है। अब देखें पैराफ्रेजिंग के लिए क्या-क्या है, टू राइट समथिंग इन योर ओन वर्ड्स, नॉट ऐड और रिड्यूस द कॉन्टेक्स्ट। आपने कोई चीज़ उसमें इज़ाफ़ी भी नहीं डालनी और कम भी नहीं करना। अंडरस्टैंड द की आइडिया ऑफ द स्टेंजा, स्टेंजा का जो की आइडिया है उसको समझने की कोशिश करें। मेंटेन द ओरिजिनल टून और एटमॉस्फेयर। तो क्या है, अगर पोएट ने वहाँ पे जो टून रखी हुई है आपने भी वही करनी है। ऐसा ना हो कि उसने कोई मातम का समा पेश किया हुआ हो और आपने कोई ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल की हुई हो कि जिससे लगे कि कोई खुशी का समा था। ठीक है, टोन भी वही बरकरार रखनी है। तो देखते हैं, द विंड, आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन द हाई and the blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. तो पैराफ्रेजिंग इसकी क्या बनेगी, इन दिस स्टेंजा poet is addressing the wind that I watched as you lifted kites up high। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है हवा को कि मैं देखता हूँ कि तुम पतंगों को ऊपर उड़ा के ले जाती हो। एंड स्वेप्ट बर्ड्स अक्रॉस द स्काई विद योर जेंटल टच, और ये तुम्हारा जेंटल टच है, तुम्हारी एक नरम लहरें हैं, सॉफ्ट लहरें हैं जिनसे परिंदे आसमान की तरफ, बुलंदियों की तरफ उड़ते हैं। योर प्रेजेंस इज फेल्ट एवरीवेयर, और तुम्हारी मौजूदगी हर जगह पे है। as soft and gentle as the rustling of the lady's skirts on the grass, और इतना सॉफ्ट है जैसे कि एक औरत जा रही हो और उसका, अगर वो जिसे घाघर कहते हैं, अगर उसने वो कमीज पहनी हुई हो तो जैसे उसका स्कर्ट, उसका लिबास चलते हुए घास पे लगता है और घसीटता है वैसे ही लगती हो। ओ विंड, यू ब्लो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे, ए हवा तुम सारा दिन चलती हो। ओ विंड, योर मेलोडी इज सो पावरफुल एंड क्लियर, और तुम्हारी ये सुर, मेलोडी वैसे तो सुर को कहते हैं, मतलब हवा के चलने की आवाज़ को कह रहा है। तुम्हारे जो चलने की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और क्लियर है, साफ है। अब इसी पे क्वेश्चन है स्टेंजा बेस्ड, हाउ डज द पोएट यूज इमेजरी टू कन्वे द विंड्स प्रेजेंस एंड एक्शंस। अब मैं आपको हमेशा बताता होता हूँ कि ये सिर्फ सैंपल के क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि यही पेपर में है, सिर्फ बात समझनी है। अगर आपने पैराफ्रेज कर लिया, पैराफ्रेज को तो छोड़ें, वो तो अलग सी चीज़ है, लेकिन अगर आपने जो स्टेंजा दिया हुआ है उसको आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करके पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ें आपको, क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, वो आपको समझ आ जाएंगे। तो क्या है, हाउ डज द पोएट यूज इमेजरी टू कन्वे द विंड्स प्रेजेंस एंड एक्शन। आंसर क्या है, द पोएट यूजेस द विविड एंड डायनेमिक इमेजरी सच एज टॉस द काइट्स ऑन द हाई। कैसे पता चलता है, अब जब वो कहता है कि टॉस द काइट्स ऑन द हाई, एक इमेज आपके माइंड में बनता है जिसको इमेजरी कहते हैं।
ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, देखिए ये भी उसने इमेजरी यूज़ की हुई है। एंड लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, ये भी जब आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बनता है कि कैसे औरत चल रही है और उसकी ड्रेस जो है घास पे घिसिट रही है। टू कन्वे द विंड्स प्रेजेंस एंड एक्शन। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास, व्हाट इफेक्ट डज इट क्रिएट? द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज अ सिमिली, ठीक है, लाइक आया हुआ है, एज और लाइक जहां भी आ जाए उसको क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं, ठीक है, विच क्रिएट्स अ विविड एंड एवोकेटिव कंपैरिजन बिटवीन द साउंड ऑफ द विंड एंड द रसलिंग ऑफ द लेडीज स्कर्ट, ठीक है। अब ये ऐसी चीज़ है कि जो औरत अगर चल रही है उसके लिबास घास पे घसीट रहा हो तो उसकी भी बड़ी प्यारी आवाज़ होती है और ये हवा की भी वैसी ही प्यारी आवाज़ की बात हो रही है। दिस सिमिली क्रिएट्स अ सेंस ऑफ जेंटलनेस एंड एलिगेंस, और ये जो हवा है, ये जो सिमिली है, और ये बहुत प्यारा एक अंदाज बयां से उसको पेश किया जा रहा है, एक साफ्ट को। एक तो तूफान की हवा होती है ना, लेकिन जो नॉर्मल हवा होती है जब वो चलती है तो इंसान को बहुत अच्छा फील होता है। Analyze the personification of the wind in the poem. What human-like qualities are attributed to it? ठीक है, कौन कौन सी इंसानी खसूसियात इसमें एक इसको दी गई है। आंसर क्या है? The wind is personified as a powerful and energetic entity that can toss kites. ठीक है, उसे ऐसे एक ताकतवर के तौर पे बताया गया है कि जो कि पतंगों को ऊपर उछाल सकती है, ब्लो द बर्ड्स जो कि परिंदों को उड़ा सकती है, एंड सिंग द लाउड सॉन्ग जो कि एक लंबा जोरदार गाना गा सकती है। ठीक है, अब हवा गाना तो नहीं गाती, गाना तो इंसान ही गाता होगा। क्या हुआ हुआ है, ही हैज एसोसिएटेड द एबिलिटी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग विद द एबिलिटी ऑफ द लिविंग थिंग विद द नॉन लिविंग थिंग। हवा हमें नजर नहीं आती, ये गाना गाना वगैरह कुछ पत्थर उछालना वगैरह ये सारी चीजें किसकी हैं, इंसान की हैं, लेकिन यहाँ पे हवा के साथ मंसूब की गई है। These human-like qualities attribute agency, intention, even creativity to the wind। ठीक है, ये क्या, वो एक इंटेंशन किसको कहते हैं, तवज्जो को, ख्याल को कहते हैं, कि ये एक ऐसा ख्याल बताते हैं जो एक तखयलाती ख्याल पैदा करता है। What is the poet's tune towards the wind? Is it one of the admiration, fear or something else? कि उसने कैसी टून बताई है, क्या वो खौफ जता है, क्या वो उसकी तारीफ कर रहा है, क्या कर रहा है। यूज एविडेंस फ्रॉम द पोम सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो कहते हैं कि पोएम से ही बताओ अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। द poet's tone towards the wind is one of the admiration and wonder, कि वो हवा को क्या कह रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है कि तुम हर जगह मौजूद हो और पतंगों को उड़ा के ले जाते हो। द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक ओ विंड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द विंड्स एक्शन एज एनर्जेटिक एंड क्रिएटिव कन्वे ऑफ सेंस ऑफ ऑव एंड एप्रिसिएशन, और इस तरह के अल्फाज वो कहता है, ओ विंड जैसे इसने लिखा हुआ है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके वो हवा को बता रहा है तुम्हारे जो काम हैं, तुम ताकतवर भी हो और मैं इसको दाद देता हूँ, सराहता हूँ। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज द पोएम एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल वर्ल्ड, द विंड एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस? तो आंसर देखते हैं। द पोएम एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस बाय डिपिक्टिंग द विंड एज अ पावरफुल फोर्स दैट कैन इम्पैक्ट द ह्यूमन activities, flying kites, and create a sense of wonder and awe. The poem suggests that the human are connected and influenced by the natural world। तो सीधी सी बात है, कैसे है हमारा नेचर के साथ ही, जैसे हवा, पानी, खाना, ये सारी चीज़ें एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह हवा से हम जुड़े हुए हैं, नेचर से हम जुड़े हुए हैं। हवा नेचर का एक जुज़्व है, अगर हवा ना हो तो हम शायद सर्वाइव ही ना कर पाएँ। उसके बाद है स्टैन्ज़ा सेकंड, I saw different things you did, but always you yourself you hid। I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all। O wind, O blowing all day long, O wind that sang so loud a song। ठीक है, अब ये हवा को क्या कह रहा है? आई ऑब्जर्व्ड वेरियस थिंग्स यू डिड। हवा को कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुख्तलिफ काम करती हो, बट यू रिमेंड इनविजिबल, लेकिन हमें नज़र नहीं आती हो, कंसीलिंग यूर ट्रू फॉर्म, और तुम्हारे असल हकीकत का, जिस्म का हमें नहीं पता। ठीक है, फॉर्म किसको कहते हैं? साख्त को कहते हैं, हमें नहीं पता
कि तुम कैसी हो। आई फेल्ट योर फोर्सफुल पुशेस एंड हर्ड योर विस्पर्स। हमें पता है कि तुम जब ताकतवर झटके देती हो, जब हवा आती है तो आप देखें दरख्त भी टूट जाते हैं जब ज़्यादा तेज़ चलती है। अदरवाइज़ चल भी रही हो तो हमें दरख्तों से पता चलता है कि हवा चल रही है। येट आई कुडंट कैच अ ग्लिम्प्स ऑफ यू। तुम चलती तो हो लेकिन फिर भी हमें नज़र नहीं आती हो। हम तुम्हारी एक झलक भी नहीं देख सकते। यू रिमेन डिफ़िकल्ट टू फाइंड, और हमारे लिए मुश्किल होता है कि तुम्हें ढूँढें। ओ विंड, यू कंटिन्यू टू ब्लो स्टीडीली थ्रू आउट द डे, और तुम सारा दिन चलती रहती हो। ओ विंड, योर लाउड एंड क्लियर मेलोडी रेजोनेट्स डीपली। और ये जो तुम्हारे चलने की गूंज है, आवाज़ है, ये हम सारा दिन हमारे कानों में गूंजती रहती है। क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज elusive नेचर ऑफ द wind, which is felt and heard but not seen। ये नेचर की बात हो रही है। वो कहता है कि हवा कैसे, नेचर हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती, ठीक है, जो कि हर कोई महसूस कर सकता है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंड्स एक्शन, कि कैसे वो हवा के एक्शंस को डिफाइन करता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द विंड एक्शन एज पुश एंड कॉल, कन्वेइंग अ सेंस ऑफ फोर्स एंड प्रेजेंस। वो कैसे हवा को कह रहा है कि तुम आती हो, जब चलती हो तो ऐसे लगता है कि या तो तुम हमें बुला रही हो या फिर पुश, किसी चीज़ को धकेलती हो। दरख्त को देख लें, किसी भी चीज़ को देख लें, तो जिससे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। What literary device is used in the line but always you yourself you had? ठीक है, हाइड से है। ठीक है, कि क्या इस तरह की लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, बट यू ऑलवेज यू हैड, ठीक है। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज personification where the wind is given the human like quality of the hiding itself। अब हवा खुद को छुपा नहीं सकती। इंसान हो तो छुप जाता है, गेट के पीछे छुप जाए, बेड के नीचे छुप जाए, जहां भी छुप जाए, लेकिन हवा तो नहीं छुप सकती। तो ये उसने क्या किया है? लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया। हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट द विंड विजिबिलिटी विद इट्स इफेक्ट्स? ठीक है, कैसे कंट्रास्ट करता है वो विजिबिलिटी और। द पोएट कंट्रास्ट द विंड्स इनविजिबिलिटी, आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल। ठीक है, वो क्या कहता है कि मुझे तुम नज़र तो नहीं आती हमें, लेकिन फिर भी तुम मौजूद हो। विद विद इट्स टेंजिबल इफेक्ट्स, टेंजिबल कहते हैं जो चीज़ नज़र आए, जिसको टच किया जा सके। आई फेल्ट योर पुश, आई हर्ड योर कॉल, कि हम महसूस तो करते हैं लेकिन सुनते भी हैं तुम्हें, लेकिन फिर भी नज़र नहीं आती। हाईलाइटिंग द पैराडॉक्स ऑफ द विंड्स प्रेजेंस। तो इन अल्फाज में वो क्या कह रहा है उसकी विजिबिलिटी के बारे में। हवा नज़र नहीं आती लेकिन ये अल्फाज ऐसे हैं कि आई फेल्ट योर पुश, आई हर्ड योर कॉल। इससे ऐसा फील होता है कि जैसे तुम मौजूद हो हमारे इर्द गिर्द, और जैसे तुम एक जिस्म रखती हो। व्हाट टोन डज द पोएट कन्वे टुवर्ड्स द विंड, कि किस तरह की टोन उसने रखी हुई है। द पोएट कन्वेज अ सेंस ऑफ वंडर, कि वो एक ताज्जुब का इजहार करता है, ऑव एंड फैसिनेशन टुवर्ड द विंड, और एक चार्म, एक दिल लगी का इजहार जैसे कर रहा हो हवा के साथ। एम्फसाइजिंग इट्स मिस्टीरियस एंड एलुसिव नेचर, और ऐसा लगता है कि वो इस बात पे जोर दे रहा है कि ये जो मिस्टीरियस कहते हैं, जो चीज़ छुपी हुई हो, जो चीज़ क्लियर ना हो। हवा की जो मौजूदगी है वो मिस्टीरियस सी है, वो छुपी हुई है, वो मौजूद तो है फिर भी हमें नज़र नहीं आती, और वो हमारी जान के लिए, सांस लेने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन नज़र नहीं आती हमें। स्टैंजा 3 है। ओ यू दैट आर सो स्ट्रांग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर, आर यू यंगर और ओल्ड, आर यू अ बीस्ट ऑफ अ फील्ड and tree, are just stronger child than me, O wind, O blowing all day long, O wind that sang so loud song। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? हवा की। देखिए, यू आर सो स्ट्रांग एंड कोल्ड, हवा को कह रहा है कि तुम इतना मजबूत हो और ठंडी हो, बट आई डोंट नो इफ़ यू आर ओल्ड और यंग, लेकिन हमें इस चीज़ का नहीं पता कि तुम बूढ़ी हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो। आर यू अ वाइल्ड और वाइल्ड एनिमल आर जस्ट मोर पावरफुल वर्जन ऑफ मी, और हमें नहीं पता कि तुम कुछ जंगली जानवर हो या फिर एक इंसान हो जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। ओ विंड यू कीप ब्लोइंग ऑल डे, ए हवा तुम सारा दिन चलती हो, एंड द सिंगिंग अ लाउड सॉन्ग, और सारा दिन ऐसा लगता है कि जैसे तुम एक गाना गा रही हो। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। What is the poet's attitude toward the wind in this stanza? The poet's attitude is one of curiosity and wonder। वो क्या है? मुतजस्सिस है इस चीज़ के बारे में। हवा है कि पतंगों को उड़ा के ले जाती है, सारा कुछ करती है, हमें हवा लगती भी है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। As evidenced by the question and asked about the wind's age, nature and strength, और ऐसे लगता है कि जैसे उसकी उम्र के बारे में पूछ रहा हो, उसकी ताकत के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है, और ये नेचर का
हिस्सा है। What literary device is used in the line, Are you a beast of a field and tree? A literary device used as metaphor. ठीक है, मेटाफर है जब वो डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है। वेयर द विंड इज कंपेयर टू द लिविंग क्रीचर, जैसे वो एक जिंदा जानदार के साथ उसका जो है उसका इस्तारा लिया गया है, उसको इस्तेमाल किया गया है। एम्फसाइजिंग इट्स पावरफुल एंड मिस्टीरियस नेचर, और ऐसे लगता है कि जैसे उसकी मिस्टीरियस कहते हैं जो छुपी हुई जो उसकी नेचर है उसकी बात हो रही है, कि वो कैसे हमें लगती है लेकिन फिर भी नजर नहीं आती। हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट देयर ओन स्ट्रेंथ विद दैट ऑफ द विंड, कैसे वो इस चीज को मुख्तलिफ ओपिनियन देता है कि उसकी ताकत हवा की ताकत की बात करते हुए। द पोएट कंट्रास्ट देयर ओन स्ट्रेंथ, ठीक है, वो अपनी हवा की ताकत से बात करते हुए अपनी ताकत की क्या बात करता है, contrast their own strength with that of wind by suggesting the wind might be just stronger child than me। अपनी ताकत और उसकी ताकत का अगर अंदाजा करता है तो वो क्या कहता है कि अब हमें ये भी नहीं पता कि तुम मुझसे छोटा बच्चा हो या मुझसे बड़ा बुजुर्ग हो। ठीक है, implying that the wind's strength is beyond human comprehension। और इससे ये पता चलता है कि हवा की ताकत इतना ज़्यादा है कि जितना ना तो किसी बच्चे में होती है और ना ही उतना बुजुर्ग में हो सकती है। हवा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। What is the effect of the repetition of the phrase "O wind" in the poem? The repetition of the phrase "O wind" creates a sense of intimacy and the direct address, emphasizing the poet's fascination and awe towards the wind। और ये जो जुमला, ये जो वर्ड है "O wind", ये कैसा है? इंटीमेसी किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के जुड़े रहने को कहते हैं, कि हवा के साथ इंसान इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उस पे वो इतना ज़ोर देता है कि ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, हसीन है, दिलकश है, लेकिन फिर भी पोएट्स फैसिनेशन और इससे उसकी क्या है, दिल लगी है। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज द पोएम्स टोन कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल इफेक्ट? द पोएम्स टोन ऑफ क्यूरियोसिटी, वंडर एंड awe creates a sense of enchantment and mystery, drawing the reader into the poet's imaginative exploration of the विंड्स नेचर। ठीक है, कैसे वो ज़रूरी है, कैसे कंट्रीब्यूट करती है? हवा हमेशा हर जगह पे ज़रूरी है, और शायर क्या कर रहा है, वो एक इमेजिनेशन अपने तख़य्युल के तौर पे वो बता रहा है हवा को। शायर ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ को अपने अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, और इसी पे मुझे हवा पे एक शेर याद आ रहा है कि तेरा होना ऐसे ज़रूरी है जैसे आबो हवा ज़रूरी है। ठीक है, अब कित हवा कितना ज़रूरी होती है ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। होपफुली आपको कुछ आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।